Dear student, today we are going to discuss about the Newton's laws of motion. इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसके पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया था, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless an external unbalanced force is applied on it to change that state। इसका मतलब क्या है, जरा इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे क्या है कि अगर कोई बॉडी है, अगर ये रेस्ट में अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रहना चाहेगा? जब तक कि इस पे बैलेंस्ड फोर्स लगा है। और जैसे ही इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं इस पे सपोज करिए इधर से हमने लगाया 5 न्यूटन और इधर से भी हमने लगा दिया कितना, 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये बॉडी जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रह जाएगा। मतलब इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने स्टेट को, इसका स्टेट अभी क्या है, रेस्ट में रहना, तो ये अपने स्टेट को नहीं चेंज करेगा। तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉडी पे, जो बॉडी रेस्ट में था, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि अब मैं इधर से क्या किया, इधर से 15 न्यूटन लगाया और इधर से 5 न्यूटन लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस बॉडी पे? इस बॉडी पे एफ नेट कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 न्यूटन। और जहां फोर्स होगा वहां क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब कि ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी अब मूव करने लगेगा। मतलब ये बॉडी अब क्या करने लगा, ये बॉडी अब मूव करने लगा। अब ये बॉडी मूव करने लगा मतलब अपने स्टेट को इसने क्या किया, चेंज किया। रेस्ट से कहां आ गया, मोशन में। तो पहला इक्वेशन, पहला जो लॉ है, बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless an external unbalanced force is applied on it to change that state। तो यही कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही आप अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसमें, दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और किस में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये पहला केस था कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और ये दूसरा केस देखिए, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, मैंने मान लिया उस यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी v से जा रहा है। अगर ये वेलोसिटी v से कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये वेलोसिटी v से ही जाता रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स न लगा दिया जाए। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा स्टेट को चेंज कर देता है। बॉडी अगर मोशन में, रेस्ट में है तो मोशन में ला देता है, अगर वो मोशन में है तो उसको क्या करता है, रेस्ट में ला देता है। सपोज करिए यहां बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में था, तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से दूंगा। तो अब बॉडी क्या होगा, ये कुछ दूर चलने के बाद ये बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यहां इसका स्टेट क्या था, मोशन में, और यहां इसका स्टेट क्या है, यहां इसका स्टेट है कि ये रेस्ट में आ गया। और ये कब हो रहा है, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
According to this law, a body continue in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force is applied on it to change that state. क्लियर है? ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. चलिए अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम का. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है लीनियर मोमेंटम का. तो लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of a body is called linear momentum. क्लियर है? लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से. तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास m हमने ले लिया, वेलोसिटी को v ले लिया. द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों mp इक्वल टू m इंटू v. अब क्योंकि मोमेंटम यहाँ वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी का एक डायरेक्शन होता है. तो किधर इसका डायरेक्शन होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में. जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है, मतलब जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. तो ये फॉर्मूला हो गया मोमेंटम का. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? What is the unit of momentum? What is the unit of momentum? मतलब हम मोमेंटम का SI यूनिट हमें देखना है. और कौन सा यूनिट हम देख रहे हैं? SI यूनिट. तो P इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू v. तो m का SI यूनिट होता है kg और v का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? तो ये था मोमेंटम के बारे में डिस्कशन. अब एक कॉन्सेप्ट इसमें देखा जाए. इसमें कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्सेप्ट देखा जाए कि अगर हमने दो बॉडी लिया, इसका मास m1 है और दूसरा बॉडी है, इसका मास m2 है. m1 को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाना है क्योंकि कुछ यहाँ समझाना है आपको. m1 है, ये m2 है. इसकी वेलोसिटी v है और इसका भी वेलोसिटी v है. यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने क्या किया, एक m1 लिया, एक m2 लिया, where m1 is greater than m2, where m1 is greater than m2, जहाँ पे m1 क्या है, m2 से बड़ा है. तो यहाँ इसका मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम p1 इक्वल टू हो गया m1v और p2 इक्वल टू हो गया m2v. Now we are going to take the ratios of P1 and P2. P1 upon P2 बराबर क्या हो जाएगा? M1V upon M2V. V से V कैंसिल आउट हो गया. क्लियर है? तो यहाँ क्या है और हमने क्या कंसिडर किया था? M1 is greater than M2. अगर M1 M2 से बड़ा है then P1 must be greater than P2. आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, इस पूरी कहानी को. जैसे P1, यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं. मैंने क्या बोला कि अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 देन P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं.
सपोज करिए m1 2 kg है और m1 1 kg है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो m1 की जगह क्या पुट कर दीजिए 2 kg और यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 1 kg, kg से kg कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या है P1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2, तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि P2 का 2 गुना P1 है, ठीक है, तो सीधी सी बात है P1 इज ग्रेटर देन P2, क्लियर है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया, तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, अब देखिए कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। यहां पे हमने देखा कि अगर किसी दो बॉडी का मास अलग अलग है और लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्लियर। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट masses traveling with same velocity, then if two body of different masses are traveling with the same velocity, then the momentum of body with greater mass will be greater. If two bodies, यहाँ पे देखिए if two body, यहाँ bodies कर लीजिए, if two bodies of different masses traveling with same velocity, then the momentum of body with greater mass will be greater. मतलब अगर दो बॉडी जिनका वेलोसिटी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, दैट इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, थैंक यू।